मध्य प्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए फैसले को पलट दिया है। कांग्रेस चाहती थी कि पार्षद मिलकर मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष चुने। इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक और सांसद मिलकर चुनते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि इससे विकास तेजी से होता है, इसलिए जनता ही चुने महापौर और अध्यक्ष। कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होंगे। चुनाव का तकनीकी पक्ष अपनी जगह है, लेकिन महापौर और अध्यक्ष के चुनाव में दोनों दलों का अपना अपना स्वार्थ जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर भोपाल को ही लें, जहां लोकसभा और विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का होल्ड है। यही वजह थी कि कांग्रेस गैर दलीय व्यवस्था पर चुनाव कराने की इच्छुक थी, जहां जनता निर्दलीय पार्षदों को चुनती और जीतने के बाद वे पार्षद अपना अपना दल चुन लेते। कांग्रेस सरकार में थी, इसलिए उसे इसका फायदा मिलता। कांग्रेस की मंशा भोपाल में 2 महापौर बनाकर बीजेपी के प्लान को ध्वस्त करने की थी। इसी तरह से समीकरण पूरे प्रदेश में बनते और बिगड़ते। कई बार हमने देखा कि पार्षदों के निर्वाचन में इस तरह की बातें सामने आती हैं। किसी को बंदी बना लिया, खरीद फरोख्त की शिकायतें आती हैं, हार्स ट्रेडिंग की शिकायतें आती हैं। और लोकतंत्र में प्रत्यक्ष चुनाव हो वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़्यादा अच्छा है। स्थानीय सरकारों में जो पार्षद हैं उनकी भागीदारी, जो पंच हैं उनकी भागीदारी और जो वार्ड स्तर के जो पार्षद नगर पालिकाओं में हैं उनकी भागीदारी शिथिल होगी और उसे कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम इससे अपनी असहमति जाहिर करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 दशक से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 2018 में 15 महीने जरूर उसे बनवास झेलना पड़ा, लेकिन इस दौरान निकाय के चुनाव नहीं हो पाए। लंबे समय तक शासन में रहते बीजेपी ने शहर, नगर और गांव तक अपनी पैठ बना ली, जिसका फायदा भी उसे मिला। प्रदेश की 16 नगर निगमों में उसके महापौर चुने गए। ज्यादातर नगर पालिका और नगर परिषद में भी उसका कब्जा है। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी उसी पैटर्न पर निकाय चुनाव कराना चाहती है। कांग्रेस उसे किस रणनीति पर घेरेगी, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नगर सरकार का नया गणित। और ये नया गणित बहुत दिलचस्प है। आप इस पहलू को देखें तो आपको ज़रूर कुछ चीज़ों पर ज़रूर विचार करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर कांग्रेस की असहमति क्यों? पहला बड़ा सवाल, क्योंकि जब जनता निर्वाचित करेगी और जनता चुनेगी महापौर को या अध्यक्ष को, नगर पालिका या नगर पंचायत, तो इससे कांग्रेस की असहमति क्यों है? ये जो बीजेपी की दलील पहले से रही है और ये निर्णय भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का कांग्रेस सरकार के समय हुआ था, जब मध्य प्रदेश में 2000 के आसपास कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल का उसका वक्फा सत्ता में रहा था। तो इन परिस्थितियों में एक तरफ वो बीजेपी है जिस पर यह आरोप ज़रूर है कि उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, लेकिन वो बीजेपी जनता का सामना करने के लिए तुरंत तैयार नजर आती है। सरकार गिराने के बाद 28 उपचुनाव होते हैं और बीजेपी उनमें जाती है और अधिक सीटें लेकर ये भी बताती है कि उसके खिलाफ वो नाराज़गी नहीं थी जिसका कांग्रेस प्रचार कर रही थी कि इन्होंने सरकार गिराई है, इसलिए एक जनता के साथ विश्वासघात किया है। अब महापौरों की भी अगर हम बात करें या निकायों के जो प्रमुख हैं उनकी भी हम बात करें, तो ये सवाल उठता है कि आखिर आप प्रत्यक्ष निर्वाचन से क्यों बचना चाहते हैं? पिछली सरकार की बात करें तो ये माना गया था, कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कि उस समय ये माना गया था कि इसके पीछे सोच ये है कि कहीं ना कहीं एक रणनीतिक निर्णय था ये, क्योंकि ये सही बात है कि जब महापौर का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, तो मौका मिलता है कहीं ना कहीं पार्षदों के जरिए अपनी पसंद का निकाय प्रमुख चुनने का। तो बीजेपी वो काम भी कर रही है जिसको लेकर कांग्रेस आरोपित करती है कि वो लोकतंत्र के साथ छल कर रही है, फिर भी वो जनता को फेस कर रही है। और कांग्रेस न चाहते हुए भी शायद उसको अपनी पिछली सरकार के निर्णय के साथ तो खड़ा होना है, लेकिन ये बात नहीं समझ आती कि प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता के निर्वाचन पर सवाल क्यों। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं
उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ हैं, युवा नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता, और बहुत ही रैशनल माइंड के साथ, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ ये कह के उन पर, लेकिन ये कहना तो पड़ेगा। और वैसे ही पंकज चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, जो जिस पात्र को देखते हैं बिल्कुल उसके हिसाब से ढल जाते हैं, क्योंकि जीवन प्रबंधन के भी वो एक टीचर हैं। तो बहुत तेज़ी से, और बीजेपी में जिस तरह वो दूध में शक्कर की जो उपमा दी जाती है, उसके लिए वो शायद एक आदर्श उदाहरण है, अगर दिया जा सकता है तो। संदीप जी, पहली चीज़ मैं यही जानना चाहूँगा। धन्यवाद शरद जी, बहुत धन्यवाद। जो बात हमने कही, धन्यवाद पंकज जी, कि आखिर कांग्रेस का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लेकर ये जो स्टैंड है, ये कितना युक्ति संगत कहिए, रैशनल कहिए, कितना उचित, कितना बैलेंस, संतुलित प्रतीत होता है आपको? देखिए शरद जी, ये जो व्यवस्था की गई है, चाहे आप सीधे चुने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, ये संविधान सम्मत है। चुनौती दी जा सकती है, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन संविधान में व्यवस्था है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से उसका फैसला कर सकता है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो उसने अपने हिसाब से फैसला लिया। यहां आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि बीजेपी प्रत्यक्ष प्रणाली से या सीधे मतदाता से चयन करने के पीछे उसकी अपनी तैयारी है। उसके पास चेहरे बहुत हैं। आप ये मान के चलिए, चाहे सरकार में चेहरे हों, संगठन में हो, और उसके निचले स्तर पर चेहरे हैं। और बीजेपी इस बात को जानती है कि उन चेहरों के बल पर हम एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हर पार्षद को मैनेज करने की उसको जरूरत नहीं होगी, पार्षद कम भी आएंगे फिर भी उसका महापौर और अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एक बड़ी टीम है। वहीं कांग्रेस को यह लगता है कि पार्षद अगर थोड़े थोड़े भी उसके जीत जाते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुई थी कि 4-5 विधायकों की जरूरत पड़ती है, कुछ होती है, तो वो मैनेज भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को सवाल उठाने से बेहतर है कि उसे जो भी फैसला होता है उसके मुताबिक चुनाव में जाना चाहिए। नहीं तो जनता के बीच एक नया संदेश चला जाएगा कि जो सरकार का फैसला या हमारे वोट को कांग्रेस अपरोक्ष रूप से उसका विरोध कर रही है कि हम सीधे चुन सकते हैं किसी नेता को। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चेहरे हैं बीजेपी के पास, बिल्कुल ठीक बात है, और उन चेहरों के साथ एक मजबूत संगठन है जो उनको जिताने की रणनीति के साथ मैदान में होता है। अब्बास हफीज साहब, आपके पास, कांग्रेस के पास क्या दलील है? भूपेंद्र जी को हमने सुना, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर और सीनियर स्पोक्स पर्सन, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुकी है, कई बार हमने उनको जवाब भी दिए हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है जो हमारे मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग तस्वीर है हर राज्य के अंदर, अलग राय है हर राज्य के अंदर। आज दर्शक देख रहे हैं, उनको जान के हैरानी होगी कि पूरे भारत देश में अप्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर देखा जाए और डायरेक्ट इलेक्शन देखा जाए, प्रत्यक्ष प्रणाली जो भोपाल में और इंदौर में मध्य प्रदेश के सारे नगर निगम में होता है कि चुनाव जनता चयन करेगी महापौर का सीधे, जिसके हम कहते थे कि पार्षद चुने। तो आज प्रत्यक्ष प्रणाली जो है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ 4 से 5 राज्यों के अंदर है पूरे भारत के अंदर, जिसके अंदर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड आता है, और एक और कोई सा राज्य आता है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। बस यहां पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तौर के ऊपर प्रत्यक्ष प्रणाली में डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जनता महापौर को हर नगर निगम में। गुजरात जैसे प्रदेश के अंदर देख लीजिए, बिहार जैसे प्रदेश के अंदर देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में गढ़ बना हुआ है, कर्नाटका में देख लीजिए, इन सब में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं, जैसा हम यहां कराने जा रहे थे। जो भूपेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री जो हैं, तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इससे बहुत तेजी से विकास होगा। ये कैसा विकास की बात है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा? क्या वो गुजरात के लिए भी ये कहना चाहते हैं? बीजेपी के सर्वाधिक राज्यों के अंदर प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है, अप्रत्यक्ष है, वहां कोई परेशानी नहीं है। उत्तराखंड की बात करता हूं मैं, उत्तराखंड के अंदर 2012 के अंदर शिमला के नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पर यह हुआ कि वहां पर ऐसा ही था कि डायरेक्ट इलेक्शन था मेयर का 2012 के अंदर, महापौर सीपीआईएम का चुन के आया, कम्युनिस्ट पार्टी का। 26 पार्षदों का वो निगम है, वहां पर 12 पार्षद जो चुन के आए भाजपा के आए, और 10 पार्षद चुन के आए वो आए कांग्रेस के आए। पूरे शहर का विकास उलट-पुलट हो गया। वहां बीजेपी बिल्कुल इसमें सहमत थी कि नहीं साहब, यहां पर तो हमें सीधे सीधे अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करनी है। तो बीजेपी अभी भी वहां पर अप्रत्यक्ष प्रणाली ही लागू है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर ये नहीं बदलाव कर रहे हैं। जहां इनको राजनीतिक फायदा जैसा मिले उससे विकास की दुहाई नहीं दें, और बीजेपी पार्षदों का अपमान करना बंद कर दे। हाँ, हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो आर्थिक रूप से कमजोर भी होगा वो महापौर बन सकता है उस प्रणाली के अंदर। विधानसभा मध्य प्रदेश की हो, खैर ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के दोहरे मापदंड क्यों हैं।
पंकज जी, आपने सुनी बात, महापौरों के प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर कांग्रेस की बात दोहराते नजर आए हैं अब्बास हफीज, और उनका कहना यह है कि खुद बीजेपी शासित राज्यों में ये नहीं है। अब ये वाकई है तो बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट कि जिन राज्यों ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है तो किस वजह से नहीं अपनाया है, इसके मेरिट डिमेरिट्स महापौरों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के उन्होंने क्या देखे हैं कि बड़ी जो नगर निगम हैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप क्या दलील आपकी है, बीजेपी की दलील है इसके पीछे? भूपेंद्र सिंह जी को, वरिष्ठ मंत्री बीजेपी, उनको भी हमने सुना। जी पंकज जी। जी देखिए शरद जी, ये नगरीय निकायों के चुनाव विशुद्ध रूप से राज्य सरकार के विषय होते हैं। मेरी आवाज ही को रही है, थोड़ी वो कम हो पाए। हाँ जी, हाँ जी, और राज्य सरकार के स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो ये निर्धारित करता है चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। और जैसा पौराणिक जी ने कहा कि सारी प्रक्रिया संविधान सम्मत है। मैं शरद जी आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा ताकि कांग्रेस के जो भ्रम जाल हैं वो दूर हो सके। मध्य प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद 80 के दशक के बाद 1994 में चुनाव हुए। तब चुनाव पार्षद के आधार पर महापौर तय होता था। भारतीय जनता पार्टी से श्री उमाशंकर गुप्ता जी महापौर बने, वो पार्षद थे शिवाजी नगर से, और फिर महापौर बने। यानी तब कांग्रेस के भी चुनाव मैदान में थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, और उसके बाद पार्षदों के चुनाव के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर उमाशंकर गुप्ता जी बने। एक विषय। उसके बाद 1999 का चुनाव होता है, तब यही कांग्रेस पार्टी जो आज इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करती है। उस निर्वाचन प्रणाली से भोपाल में पहली बार विभा पटेल जी मेयर बनी थी 1999 में। सुनील सूद जी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से महापौर बनते हैं राज्य में। भोपाल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि अब्बास जो भोपाल के वो कनेक्ट करें, बाकी दर्शक भी समझ सकें। ऐसा अन्य शहरों में हुआ। तो 3 प्रक्रिया में सामने रखा हूं। 94 की उमाशंकर गुप्ता जी की प्रक्रिया, पार्षद के आधार पर जो कांग्रेस की मांगे, तब भारतीय जनता पार्टी जीती। 99 में विभा पटेल जी कांग्रेस की प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव जीती। उसके बाद सुनील सूद जी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव जीते। और छत्तीसगढ़ का जिक्र मेरे मित्रों ने किया, मेरे अनुज ने किया, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है भूपेश बघेल जी की, उनको किसने रोका? शरद जी, विडंबना कांग्रेस के साथ यह है कि तैयारी अधूरी है, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जितने बड़े कैनवास पर जाएंगे उतनी ही कांग्रेस कमजोर नजर आएगी, कांग्रेस की निशक्तता लोगों को नजर आएगी, और वो कांग्रेस को जिस प्रकार देश भर में खारिज कर रहे हैं नगरीय निकाय के स्तर पर करेंगे। तो एक प्रयास था, कमलनाथ जी की सरकार ने कानून पास किया, उनको अधिकार था तब तो पास किया। वही अधिकार जैसा पौराणिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यदि महापौर डायरेक्ट चुनकर आएगा तो उसको कौन वोट देगा? जनता देगी ना वोट उसको। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महापौर को अलग से निर्वाचित करते हैं कि साहब कि पार्षद कोई भी हो और महापौर बीजेपी का, जनता तय करेगी शरद जी। और ये बहुत स्वस्थ और स्वतंत्र प्रणाली है जहां जनता को बात की पात्रता और अधिकार है कि पार्षद का विषय अलग है, वहां छोटा चुनाव है, और महापौर का विषय बड़ा होता है जिस पर जनता निर्वाचन करी। तो मुझे लगता है कि इसको चुनौती देना, जो पंकज जी ने मिसाल दी, मैं उसी मिसाल पे आना चाहता हूं, उसी मिसाल पे बात करना चाहता हूं। इन्होंने मिसाल दी और उस मिसाल के ऊपर ही छुपा हुआ है कि यहाँ अप्रत्यक्ष प्रणाली जरूरी क्यों है। जब महापौर सुनील सूद जी हुए तो परिषद जो थी भारतीय जनता पार्टी की बन के आई, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया गया। अरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, और पंकज जी बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी मजबूरी है कि जो पहले वो जिस बात का साथ देते थे आज उस बात को उनको मुकरना पड़ रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली सही नहीं है, वो उनको कहना पड़ रहा है। लेकिन ये हालात हमने देखे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं जहां जहां हालात खराब हुए। शिमला का मैंने एग्जांपल दिया, वही मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ कि यहां भोपाल की आपने मिसाल दी। मैं भी वही कहना चाहता हूं कि पंकज जी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को कि जब ये सारे हुए तो परिषद, देखिए कृष्णा गौर जी की मिसाल दी, परिषद कैलाश मिश्रा जी का बना वहां पर, तो ये जो टकराव हुआ इससे भोपाल, इंदौर, हफीज साहब, क्या आप ये नहीं, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं मानेंगे, ब्यूटी नहीं मानेंगे आप इसको कि इस तरह की चीज? बल्कि हम तो कहते हैं कि देश में भी ये होना चाहिए मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का हो। शरद जी, क्या बीजेपी फिर अपने दोहरे चरित्र से हटके पूरे देश के अंदर एक ही तरह से कर दे कि सीधे सीधे दिल्ली के अंदर 1 साल के लिए महापौर चुना जाता है, कर्नाटका में 2 साल के लिए महापौर चुना जाता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है। बीजेपी की इतनी बड़ी मात्रा के यहाँ दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। इन्होंने, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक मिसाल है। अब यहाँ पूरे के पूरे देश की मिसाल में दे रहा हूँ। और यहाँ पे ठीक है मध्य प्रदेश विधानसभा में कर दीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुना जाएगा जो बीजेपी की चाहत है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए पंकज जी, बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए।
शरद जी, मैं शरद जी निवेदन कर रहा हूं कि ये प्रक्रिया प्रारंभ किसने करी 1999 में? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी ने प्रारंभ करी। उन्होंने प्रारंभ करी ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो उस प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया। जो परंपरा कांग्रेस पार्टी ने 1999 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रारंभ करी, यानी प्रैक्टिकल का सवाल नहीं है। सर, कोई चीज अगर जनता चुन रही है तो प्रैक्टिकल कैसे नहीं होगी? जब हम आजाद हुए थे तो जो राज्य थे उन्हीं पर छोड़ देते, उतने ही राज्यों को। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कुछ और था, हाथ उठा के चुनाव होना था। क्या वहीं पर आज भी रहते कि हाथ उठाएंगे साहब, चुनाव हो जाएगा, सारे लोग, कौन इनके पक्ष में है, कौन पंकज जी के पक्ष में है? मुकम्मल बात सुन लेते हैं, मुकम्मल बात सुन लेते हैं। जी पंकज जी बोलिए। जी नहीं जी जी शरद जी, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं मैं कि मैंने आपके सामने वो दोनों उदाहरण रखे कि पार्षदों के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। 94 में माननीय उमाशंकर गुप्ता जी महापौर बने और उसके बाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर नहीं बने। सुनील सूद जी कांग्रेस के थे, विभा पटेल जी कांग्रेस की थी, पर उसके बाद कृष्णा गौर, आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर बने। तो जो जनता जिनको चुन रही है, आप उसको इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक कैसे कह सकते हो? क्योंकि बीजेपी कह रही है, लोकतंत्र का परिचय है। शिमला में बीजेपी ने कहा के स्तर पर ये प्रयोग हो रहा है, तो जिस ओर अब्बास इशारा कर रहे हैं, जिस ओर अब्बास इशारा कर रहे हैं, उस ओर हो सकता है कि आगे चलकर ये संभव हो, क्योंकि भोपाल या मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर पर तय नहीं कर सकता, पर मध्य प्रदेश के स्तर पर तय कर सकता है। और कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग तय करता, बात अलग थी, यहाँ भाजपा की सरकार तय कर रही है। नहीं, आखिर मतलब ये बड़ा एक सवाल तो हम सब भाई साहब, सरकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये तो मैं भी तो ये कह रहा हूं, लेकिन आपने कहा राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगी। संदीप जी, आपने सुनी दोनों विद्वान मित्रों की बात, कांग्रेस और बीजेपी के। अब्बास हफीज साहब को भी आपने सुना, पंकज जी को भी आपने सुना। ये सही बात है कि ये महापौरों के लिए है ये पूरा मसला, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का ये जो मसला है ये, क्योंकि बाकी जगह और नीचे जाते हैं हम, जब नगर पंचायत तो सिंबल पर मेरे ख्याल से नहीं होते हैं इलेक्शंस, तो वो एक अलग मसला हो जाता है। लेकिन आखिर दलीलों से मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कई जगह शायद किसी पार्टी को, वो बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो शायद वो फैसला बदल जाता है। और फिर ऐसा लगता है कि नहीं साहब, ये समीकरणों के हिसाब से क्या हम इसको इसी तरह से देख के जस्टिफाई करें कि पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से देखकर तय करती हैं? शरद जी, बिल्कुल ये ठीक बात कही आपने कि राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार इस व्यवस्था में बदलाव कर लेता है। जब उसे ये अधिकार प्राप्त है तो वो चूज करता, चुनता है कि कौन सी चीज वर्तमान दौर में हमारे लिए बेहतर है, और वो पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी उसे अगर हम लागू करते हैं तो जो विपक्ष में दल है उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही पार्टियां फैसला करती हैं, क्योंकि राजनीतिक दल है, चुनाव उसका जीतना मकसद है बड़ा, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। और चुनाव जीतने के लिए वे सारे तरीके अपनाए जाते हैं जो जरूरी होते हैं। तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में जो मैं समझ पा रहा हूं कि लगता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो उसके पास उन चेहरों को वो भुना सकेगी जो उसके पास हैं, और उसका उसे लाभ मिल सकता है, क्योंकि मतदाता एक साथ 2 वोट देगा, 1 वोट नहीं देगा। और मतदाता तक हो सकता है बीजेपी यह भी संदेश देने की कोशिश करे आने वाले समय में कि हम आपको एक ऐसा भी अधिकार दे रहे हैं जिसमें आप दोबारा महापौर। क्या मैं इसको इस रूप में भी देखूं कि बीजेपी को ये लगता है कि बड़े चेहरे यानी महापौर के लिए निर्वाचन में उसका पलड़ा भारी है, और कांग्रेस को ये लगता है कि निचले स्तर पर, यानी निचला उचला कुछ नहीं है सर, मतलब बात हम कर रहे हैं कि चलिए एक पद है वो पार्षद की तुलना में बड़ा हो जाता है, महापौर हो जाता है, लेकिन पार्षदों में कांग्रेस को लगता है कि वहाँ उसका इकबाल बुलंद है। तो क्या ये उस तरह के द्वंद्व के तौर पर देखें इसको? शरद जी, इस समय अगर हम बीजेपी की स्थिति देखते हैं तो बीजेपी के पास एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे उसे संतुष्ट भी करना है, क्योंकि अगर पार्षद के जरिए चुनाव होगा तो जो महापौर पद के दावेदार हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें संतुष्ट आप तब कर पाएंगे जब पार्षद का चुनाव हो जाएगा। लेकिन महापौर का चुनाव जब आप एक साथ करेंगे तो आप 16 जगह पे अपने उन स्थापित नेताओं को भी मौका दे देंगे जो कतार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह लग रहा है कि जो वार्ड स्तर पर उसकी पकड़ होगी, या उसने जो सरकार में 15 महीने रहते काम किया है, उस आधार पर उसके पार्षद ज्यादा जीत सकते हैं। इस आधार पर एक कयास हो सकता है कांग्रेस का, या पूर्व आकलन हो सकता है कि हमें बड़ी सफलता मिल सकती है, इसलिए वो इस प्रणाली का विरोध कर रही, मुझे लगता है। और ये भी एक कारण है कि क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी ये शायद समझती है कि पलड़ा उसका भारी रह सकता है, ऐसा वो दावा भी करती है, कर सकती भी है। तो वो ये सोचती है कि अगर परिषद उसकी चुनकर नहीं भी आई तो महापौर मेक्स अ बिग डिफरेंस,
वो एक बड़ा अंतर पैदा करेगा महापौर 16 जगहों पर, और उसकी वजह से इकबाल बीजेपी का बुलंद रहेगा। हफीज साहब, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, हमने सबसे पहली बात तो ये करी थी कि हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि एक जो जमीनी व्यक्ति है, जो भले ही आर्थिक रूप से कमजोर भी हो, पर उसकी सोच है आगे काम करने की जनता की, उसके पास भी अधिकार हो। जैसा कि पौराणिक जी ने कहा कि वो वहां पर हम चाहते हैं कि भाई वो लोग भी बन सकें, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आप ऑब्लाइज करने में लग जाएं, बड़े इतना महंगा चुनाव आप कर दें महापौर का कि दिग्गज बैठे हुए हैं उसमें, शासकीय खर्चा भी बढ़ रहा है, साथ में निजी खर्चा भी बढ़ रहा है, जो भी है वो सारी चीजें एक तरफ हैं। दूसरी चीज, कोई भी जो डिफरेंट सोच है और दो तरह की ताकतें नगर निगम के अंदर आ जाएं कि साहब महापौर पंकज चतुर्वेदी जी हैं बीजेपी के, लेकिन परिषद का कांग्रेस के पास है, पंकज चतुर्वेदी जी कोई बिल लेकर आते हैं, परिषद उसको मान ही नहीं रही है, तो वहां का विकास रुक जाता है। तो इस तरह की चीजें नहीं बने, ऐसे हालात नहीं बने जिसका बीजेपी ने हर राज्य के अंदर कहा, साथ दिया कांग्रेस पार्टी का हर जगह पे। शिमला में तो बीजेपी ने आगे आके चीज कही। एक देखिए, मुख्यमंत्री कहीं और के हो जाए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, शिवराज जी वो जो पूरा का पूरा विधान परिषद होता उसके अध्यक्ष होते, उसके अंदर क्या काम हो पाते? कमलनाथ जी एक बिल लेकर आते, क्या जरूरी था बीजेपी उसको अपना लेती? इस तरह के विरोध ना हो, शहर का विकास इसी से होगा। हमारी तो हफीज साहब, आप एक युवा नेता हैं, तो क्या नाउमीदी के उस दौर में सियासत पहुंच चुकी है कि अब कोई नरसिम्हा राव नहीं होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ के प्रतिनिधिमंडल में भेजेगा? देखिए, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी की मिसाल भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी है, और कांग्रेस पार्टी ने तो एक के बाद एक ऐसी कई मिसालें कायम की हैं। लेकिन अब राजनीति जिस तरह की चल रही है बीजेपी की तरफ से, आपने देखा है कि कैसे हालात केंद्र से लेके आज राज्य तक में हो रहे हैं, तो परिस्थितियां तो बदल चुकी हैं। चलिए पंकज जी, मैं यही सवाल आपके सामने दोहराऊंगा कि क्या ये राजनीति की नाउमीदी का वो दौर है जहां ये माना जाता है कि इकबाल जैसे अंग्रेज़ों के वक्त होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज अगर हो चमकता हुआ तो वो हमारी ही पार्टी का हो? क्या हमने अपोजिशन के साथ रहना छोड़ दिया है या हम चाहते नहीं हैं? क्या आप इसको लोकतंत्र के लिए एक ठीक प्रवृत्ति मानते हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ नज़र आ रहा है हमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कांग्रेस में अधिक है, बीजेपी में कम है, बीजेपी में अधिक है, कांग्रेस में कम है। जी 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 देखिए शरद जी, हम यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है, अपोजिशन को अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस अब गलतियां बराबर करती रहे तो इसका तात्पर्य ये नहीं शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके राजनीतिक और नैतिक और सामाजिक दायित्व है उनका निर्वहन करना बंद कर देगी, और जनता निर्धारण करती है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, कांग्रेस खराब काम कर रही है। दूसरा विषय शरद जी बहुत स्पष्ट है कि क्या विभा पटेल जी या सुनील सूद जी क्या धन्ना सेठ थे, साधारण कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के, जैसा अब्बास कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति महापौर नहीं बन सकता। आलोक शर्मा जी कौन से असाधारण थे, बहुत साधारण कार्यकर्ता थे, पार्षद रहकर आए। सुनील सूद जी पहले पार्षद थे, फिर महापौर बने। विभा पटेल जी डायरेक्ट घर से सीधे आई किचन से, लेकिन जनता ने उनको चुना। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती कि एक हाउस वाइफ से उनका एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। तो आप कैसे इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं उस प्रोसेस को जो कांग्रेस ने शुरू किया है? बीजेपी कर रही है, हर राज्य के अंदर बीजेपी कर रही है जनाब। कर्नाटका में बीजेपी कह रही है नहीं, ये तो सीधे सीधे जो है अप्रत्यक्ष ही रहेगा। दिल्ली के 3 नगर निगम बीजेपी का एक ही बोल, उसके साथ साथ उत्तराखंड की मैंने मिसाल आपको दे दी, बिहार में बीजेपी सत्ता के अंदर वहां भी यही चल रहा है। राजस्थान में असुरा जी की सरकार ने भी इसको नहीं पलटा, हरियाणा में खट्टर सरकार ने भी इसको नहीं पलटा। हर जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ये जानते हैं चुनौती कांग्रेस की, इसीलिए कह रहे हैं शरद जी कि कांग्रेस को अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए भाई। भी राजनीति सर्वोच्चतम स्थान बीजेपी का स्पष्ट चरित्र है रहकर, और हम गवर्नमेंट में मुझे लगता है पंकज जी और हफीज साहब, मुझे लगता है कि हमें इंदौर से सीखना चाहिए, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से सीखना चाहिए, जहां कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर रहते हैं और कांग्रेस के उस शासनकाल में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह काम करते हैं, तो ये खबरें चलती हैं मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में कि दिग्विजय सिंह जी के अगर सबसे प्रिय कोई महापौर हैं मध्य प्रदेश में तो वो कैलाश विजयवर्गीय हैं। इसका फायदा कैलाश विजयवर्गीय जी को नहीं होता है, इसका फायदा होता है इंदौर को, क्योंकि ये समन्वयवादी राजनीति है। शिवराज जी मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री रहे 10 साल उनके बीते 2005 से लेकर 14 तक, तो यूपीए की सरकार थी। बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्रियों से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लाने वाला मध्य प्रदेश था, चाहे कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री हों या तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री हों, क्योंकि वहां भी आप समन्वय से चलते थे, आप अकड़ कर नहीं चलते थे।
महत्वपूर्ण बात यह है, क्या 2020 की राजनीति में आते आते हमने 6-7 साल पुराना भी सौहार्द खो दिया है? वो भाईचारा हमने समाप्त कर दिया है? क्या हमारे बीच में कड़वाहट इतनी बढ़ गई है? बीजेपी कांग्रेस की खासतौर पर मैं बात करूंगा, उसके कारण भी पर्याप्त मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को आसान किया कि कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। क्या ये मिसालें सिर्फ शेर की तरह किताबों में ही दर्ज होंगी? क्या ये माफ़ी की बातें, ये दर्शन की बातें, ये ईश्वर और अल्लाह की बातें, ये सब अब बातें हैं? बातों का क्या? भैया ऐसा मत करिए सर। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर दुनिया कायनात वैसे ही पेंडेमिक डरा रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या हमें देखने को मिले। और पंकज जी तो और बेहतर समझते होंगे इसको, क्योंकि जीवन प्रबंधन के गुरु हैं। अशांति व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ बदल देती है, असुरक्षा उसके भीतर बहुत कुछ परिवर्तित कर देती है। वो बहुत सामान्य से असामान्य व्यक्ति हो जाता है और कई बार बहुत खूंखार और बहुत भयानक भी हो जाता है। तो ये दुआ होनी ही चाहिए कि राजनीति में असुरक्षा कम हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़ाएंगे पंकज चतुर्वेदी और अब्बास हफीज़, और उसकी शुरुआत इसी स्टूडियो से होती है। और आप दोनों ने जिस तरह का धैर्य एक दूसरे के प्रति दर्शाया है वो बहुत सराहनीय है। इसको राजनीति में और आगे बढ़ाइए। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद अब्बास हफीज़ साहब, धन्यवाद संदीप पौराणिक, नमस्कार।